नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल एक बार फिर से विवादों में है। कोविड सेंटर में ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर डॉक्टर से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश की घटना सामने आई है। रेप की कोशिश का आरोप रिम्स के ही एक सीनियर डॉक्टर पर लगा है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिशों की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दुष्कर्म की ये कोशिश एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ है। आरोप है कि कोविड सेंटर में सेवा दे रही पीजी डॉक्टर के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश उनके ही विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने की। घटना 27 और 28 मई की रात की है, जिसकी शिकायत महिला डॉक्टर ने पहले निदेशक से की और फिर थाने में मामला दर्ज करवाया। छात्रा ने मेरे पास लिखित एक दिया था, जो मेरे माध्यम से वो एड्रेस था बरियातू थाना के थाना अध्यक्ष को, तो वो मैंने थाना अध्यक्ष को फॉरवर्ड कर दिया है, नियमानुसार फॉरवर्ड कर दिया। अब ये चूंकि एक आईपीसी में केस दर्ज होगा था, एफआईआर के लिए हमने फॉरवर्ड किया है, तो पुलिस अपना कार्य कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन कोविड सेंटर में सेवा देने के कारण महिला क्वारंटीन में चली गई है। वहीं आरोपी डॉक्टर फरार हो गया है। हम लोगों ने काफ़ी उनको खोजने का प्रयास किया है और रिम्स में भी उनका कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, उनका पता वगैरह रिम्स में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम अपना इंटेलिजेंस के सहारे कुछ न कुछ हम लोगों ने। क्या नाम क्या? रिम्स में घटी इस शर्मनाक घटना पर डॉक्टरों में आक्रोश है। डॉक्टरों ने इसे रिम्स की साख पर बड़ा धब्बा बताकर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है। अपने रिम्स के परिसर में अगर कोई सेफ नहीं है तो ये तो बहुत ही बुरा है। जिसने भी कुछ अगर सच में गलत किया है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम सुबह आपस में हम लोग बात कर रहे थे कि हम यहीं से पढ़े हैं, 80 से हम यहीं हैं। 40 साल में जो घटना घटी है ये हमारे लिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब हम अंदर से एक तरह से कहिए तो रो रहे हैं कि हमारा पढ़ाई का जगह था, जो कर्म स्थान है, वो एक बहुत बड़ा धब्बा वहाँ लगा है। रिम्स के कोरोना वार्ड में ही एक महिला पीजी डॉक्टर के साथ घटी घटना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि एक बड़ा अपराध भी है। आरोपी एक बड़े चिकित्सक का दामाद बताया जाता है। ऐसे में पुलिस पर बिना किसी दबाव के आए जांच करने की चुनौती है। वहीं हाल ही में आरोपी चिकित्सक की बहाली हुई है, तो उसका कोई रिकॉर्ड रिम्स के पास क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और झारखंड प्रवासी मजदूरों को एयरलिफ्ट कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मजदूरों की मुफ्त यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार ने आज लेह के बटालिक से 60 मजदूरों को एयरलिफ्ट कराया। इन्हें पहले रांची लाया जाएगा और फिर यहां से दुमका भेजा जाएगा। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सभी मजदूर दुमका के रहने वाले हैं और लेह के बटालिक सेक्टर में बीआरओ प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। लेह में फंसे दुमका के मजदूरों ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लद्दाख प्रशासन से इन मजदूरों को सहायता करने का आग्रह किया। इस बीच झारखंड कंट्रोल रूम के द्वारा इन मजदूरों से संपर्क साधकर इन सभी का राज्य पोर्टल और ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर लेह से, जब इन सभी मजदूरों को, इन 60 मजदूरों को एयरलिफ्ट कराया जा रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली पहुंचे एयरपोर्ट पर अपने बैगेज के साथ ये तमाम जो मजदूर हैं वो नजर आते हुए, और जो जानकारी, इस जानकारी के अनुसार शाम की फ्लाइट से ये सभी दिल्ली से रांची के लिए रवाना होंगे और शाम तक इनके रांची पहुंचने की उम्मीद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाहर फंसे सभी मजदूरों को सरकार वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने खर्च पर इन मजदूरों को वापस ला रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब तक तकरीबन 4 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी संभव हुई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों को झारखंड में ही रोजगार मुहैया कराने पर सरकार का जोर है। वहीं प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जाएगा। लगभग 4-4.5 लाख लोग आ चुके हैं हमारे राज्य में, लेकिन कई ऐसी जगह हमारे लोग फंसे हैं जहां ट्रेनों की या आम यातायात की भी सुविधा बहुत ही
मुश्किल है। सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि जहां से भी हमारे मजदूर आना चाहेंगे सरकार उनको लाएगी। अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी तो कुछ दिन बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कोई हम लोग हड़बड़ी में नहीं है। पहले राज्य के लोग बचें तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है यहाँ के लोगों को बीमारी से बचाना, भूख से बचाना, उसके बाद बाकी चीजें। खबर चतरा से, जहां पर सौभाग्य योजना अधिकारियों और बिचौलियों की कमाई का जरिया बन गया है। मुफ्त बिजली देने के नाम पर गरीबों की हकमारी हो रही है। चतरा में हर घर बिजली पहुंचाने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना में लूट मची है। इस योजना के तहत जिले के 1295 गांवों में गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ तार, स्विच बोर्ड और एलईडी बल्ब देना है। लेकिन इसके लिए आराध्या इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गरीबों से पैसे की वसूली कर रही है। 120 रुपया ले लिया और बढ़िया से तार भी नहीं खींचा है, न और कुछ किया है। और एक दिन मिलबो किया तो बोले तो कहा कि तुरंत हो जाएगा। बोले कि देखिए सामान लगाने, बोले उधर तो लगा दिया, इधर टूटा फूटा लगा दिया है, पैसा भी लेके चला गया है 120 रुपया। कनेक्शन भी अभी चालू नहीं किया है। कंपनी का काला कारनामा यही नहीं खत्म हुआ। कंपनी ने ना तो ग्रामीणों को एलईडी बल्ब दिए और ना ही बेहतर क्वालिटी के मीटर और उपकरण। कर्मी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि क्वालिटी इतना घटिया है कि लगाने में ही वो टूट जा रहा है। हैरानी की बात है कि मामले की सूचना पर जब मीडिया की टीम पड़ताल करने पहुंची तो कंपनी के लोग इधर उधर भागने लगे। जब उन्हें रोका गया और अवैध वसूली का कारण पूछा गया तो कैमरे के सामने ही कर्मियों ने कुछ ग्रामीणों के पैसे लौटा दिए, जबकि शेष बचे लोगों को बाद में पैसा लौटा देने की बात कही है। बल्ब और मीटर फ्री में हम लोग दे रहे हैं। किस चीज के लिए आप लोग पैसा ले रहे हैं? हम लोग किस चीज के पैसा ले रहे हैं हम नहीं ले रहे। तो अभी तो लौटाया गया हम लोग के सामने पैसा। हम नहीं ले। आप ही का आदमी लिया ना? लिया, लेकिन हमको इसमें क्या बनता है? आप टीम के मालिक हैं इन लोग के। तो मालिक है तो थोड़ी थोड़ी देता हूँ। तो किस चीज के लिए वो लोग ले रहा है? 10-20 लेता होगा खर्चा अपना। मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, अभी कहीं किसी तरीके का मेरे पास इनपुट नहीं आया, कहीं से भी इस तरह का मुझे कॉल नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है तो मैं इसकी जांच करवाता हूँ और जांच करवाने के बाद जो भी उसमें दोषी होंगे इन सबसे। मामले में चतरा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता राजेश मिश्रा की भूमिका संदिग्ध है। कार्रवाई के बजाय वह एजेंसी के लोगों को ही बचाते नजर आते हैं। कंपनी और बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से न सिर्फ प्रधानमंत्री के ग्रामीण विद्युतीकरण के सपने चकनाचूर हो रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के दलदल में भी अति महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही है। न्यूज 18 के लिए चतरा से सूर्यकांत कमल की रिपोर्ट। संक्रमण काल में राजनीतिक आक्रमण का तरीका भी अब बदला नजर आ रहा है। हाल ये है कि कोरोना काल में अब सोशल मीडिया पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यूं तो पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को राजनीतिक दलों ने बखूबी इस्तेमाल किया है, लेकिन कोरोना काल में सामाजिक दूरी के नियमों ने सोशल मीडिया की अहमियत को और बढ़ा दिया है। लिहाजा राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर फतह को लेकर जमकर जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस की माने तो सोशल मीडिया पर लोग उनके नेताओं की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। लोग सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। हमारी आवाज, कांग्रेस पार्टी की आवाज, सोनिया जी की आवाज, राहुल जी की आवाज, हमारे प्रभारी जी की आवाज, अरविंद सिंह जी की आवाज सुन रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं। इस पर जाए वो अपने को भ्रम में मत डालें। सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी ताकत है। वहीं बीजेपी ने भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस के सामने अपना पूरा इतिहास खोल दिया। बीजेपी ने बताया कि सोशल मीडिया के मामले में कांग्रेस उसकी पिछलग्गू और नकलची है। जिस प्रकार से पिछले लोकसभा के चुनाव में हम सब लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसके पहले 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का उपयोग किया था। कांग्रेस लगता है देर करने वाली पार्टी है और नकलची पार्टी है। यहाँ तो इन्हीं की सरकार ने, जो पूर्व की सरकार ने किसानों को जो दे रहे थे राहत,
दे रहा था ना कि प्रति एकड़ 5,000 रुपया। सरकार ने क्या किया, बंद कर दिया। बहरहाल कोरोना को लेकर बदले राजनीतिक माहौल में सोशल मीडिया पर कब्जे की लड़ाई अब तेज हो चली है। आम लोगों तक पार्टी की बात और नीति जोरदार तरीके से कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी की सोशल मीडिया टीम जोर शोर से लगी है। यानी परंपरागत राजनीति का अंदाज कोरोना काल में जरा हाईटेक हो चला है। रांची से संजय सिन्हा और उपेंद्र के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। बोकारो में आ रहे प्रवासी श्रमिकों के कारण कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं हैं। चास में सोशल डिस्टेंसिंग लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। झारखंड में जिस तरह कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और बोकारो में भी बीते गुरुवार को 3 कोरोना मरीज मिले थे, उसके बाद से प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन आप देख सकते हैं सड़क पर लोग निकल गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो मास्क का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। भैया एक चीज बताइएगा, मास्क नहीं पहने हुए हैं, सोशल वहाँ पर निकले अभी सोशल डिस्टेंसिंग भी कैसे होगा। आप देख सकते हैं लोग बात करने को तैयार नहीं है। जिस तरह देख सकते हैं दुकानें यहाँ पर बंद है, फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। भैया एक चीज बताइएगा, इतना जाम है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, क्या स्थिति होगा? स्थिति क्या होगा, कोरोना को लेके आ रहे हैं सब, कोरोना को भगा नहीं रहे हैं, लेके आ रहे हैं कोरोना को। हम लोग भी एक बिजनेसमैन है, हम लोग भी आज 3 महीने से यहाँ पर खड़े, मतलब बंद है दुकान हम लोग की, लेकिन हम लोग भी घर को खाने को ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सांत्वना है कि चलो भाई आज नहीं तो कल बीमारी भागेगा, हम लोग अपना ठीक से सब अपना बिजनेस में अपना ध्यान देंगे। परेशानी तो यहाँ पर जो व्यवसायी हैं उन लोग को भी काफ़ी है, लोग ये बात को समझ रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि कैसे होगा। सर ये सरकार को देखना चाहिए कि हम लोगों की जो स्थिति है दुकानदारों की, बहुत स्थिति दयनीय है। 3 महीना 2.5 महीना करीब हो गया, हम लोग 2.5-3 महीना करीब हो गया है कोरोना को आए हुए, और सबकी दुकान खुली हुई है। केवल इस एरिया के अंदर में, इस मार्केट की अगल बगल मार्केट दुकानें सब बंद है। हम लोग चाहते हैं कि कोरोना यहाँ पर आए नहीं, लेकिन स्थिति ऐसी भयावह है कि यहाँ पर कोरोना के माने सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम इस तरह का कोई नहीं हो कि कोरोना हम लोग के पास में आए। देख सकते हैं व्यवसायी वर्ग भी काफ़ी चिंतित है क्योंकि उनकी दुकानें बंद है, और जो लोग हैं न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख पा रहे हैं, न प्रशासन की इस बात का आग्रह को स्वीकार कर पा रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18 बोकारो। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद आनन फानन में रिम्स का ओपीडी खोल दिया गया है, लेकिन यहां सुविधाएं कोरोना से बचने के लिए कोई प्रबंध, इस तरह के कोई इंतजाम नहीं है। इतना ही नहीं, मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर भी नहीं खोले गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी उपेंद्र कुमार। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद आखिरकार रिम्स का ओपीडी आज खोल दिया गया है। अपने कैमरामैन से कहीं दिखलाएं कि व्यवस्था क्या है। जो डॉक्टर हैं वो सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो प्रोफेसर रैंक के डॉक्टर हैं या फिर जो पीजी डॉक्टर हैं वो सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ चूँकि पूरी नहीं हुई है। आनन फानन में ओपीडी को खोला गया है। पहले से बताया जा रहा था कि 1 जून से ओपीडी शुरू होंगे, लेकिन जिस तरह से सख्त आदेश स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दिए हैं उसके बाद रिम्स का ओपीडी खोला गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर नहीं खुल पाया है, जिसकी वजह से अभी कोई भी जो मरीज है वो इसका लाभ नहीं ले सके हैं। हालांकि रिम्स के प्रशासन ने एक आदेश दिया है कि इमरजेंसी में जहां पर्चा कटता है वहीं पर से रजिस्ट्रेशन कराकर जो ओपीडी में मरीज आ रहे हैं वो दिखला सकते हैं, लेकिन जो उनका ये आदेश है वो सिर्फ आदेश ही रहा है। हम बात करते हैं डॉक्टर प्रभात से। सर ये बताइए कि परेशानी क्या आ रही है, आप लोग आए हुए हैं बाहर खड़े? नहीं, बाहर खड़े होने का कारण क्या है कि अभी ये मेरा करीब 2-2.25 महीने के बाद खुला है आउटडोर, और यहाँ पर कोई भी जो कोविड के दौर में आउटडोर को जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए था कोई व्यवस्थित नहीं है। ये एकाएक जो आया है ऑर्डर और हम लोग आके यहाँ खड़े हो गए, ड्यूटी करना है, हम सरकारी सेवक हैं, लेकिन इसके पहले प्रबंधन को चाहिए था कि इसकी साफ़ सफाई होती, सैनिटाइजेशन होता, पेशेंट कहाँ खड़ा रहेगा, कहाँ बैठेगा, उससे हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। हमको मास्क चाहिए, ग्लव्स चाहिए, हेड कवर चाहिए, तो ये सब चीज़ कौन देगा हमको, कहाँ से मिलेगा, पेपर कहाँ से, रजिस्ट्रेशन पेपर कहाँ से आ रहा है, जो पेशेंट आ रहे हैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग, उसका सैनिटाइजेशन कैसे होगा, ये कुछ मालूम नहीं है। हम लोग आगे खड़े हैं चुपचाप से, पेशेंट है नहीं, हम लोग समय बिता रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार के आदेश के बाद आज से जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की ओपीडी सेवा भी शुरू कर दी गई है। ओपीडी में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
एमजीएम का जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत ओझा ने। लॉकडाउन के चौथे चरण पर जमशेदपुर में जब राज्य सरकार का आदेश हुआ उसके बाद हम एमजीएम का नज़ारा दिखाएंगे। आज से ओपीडी सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं अपने जांच के लिए आए हैं और सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ अपना कागज़ बनवा रहे हैं। उसके बाद इन लोगों की जांच होगी। अब शहर के लोग जो छोटी मोटी बीमारियों को लेकर के कि यहाँ कोरोना बंदी का काल चल रहा था, लेकिन अब उन लोगों को राहत मिलेगी जो लोग आके अपना यहाँ इलाज करा सकेंगे। और साथ ही हम न्यूज़ 18 के माध्यम से ये भी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी सरकार के जो नियम है उसको फॉलो करें और अपना इलाज कराएं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। गढ़वा पहुंचे प्रवासी मजदूर भोजन और पानी के अलावा घर तक पहुंचने के लिए वाहन नहीं मिलने से बेहद नाराज हैं और अब कोरोना की हो रही प्रारंभिक जांच कराने को तैयार नहीं हैं। इनकी माने तो जब क्वारंटीन सेंटरों में ही रहना है तो अपने गांव जाकर वे ये जांच कराएंगे। 3 दिन हो गया सर आते हुए यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे मतलब पड़े हैं यहाँ नीचे। अब आगे क्या कीजिएगा? आगे सर पैदल निकलने का सोच रहे हैं, देखते हैं क्या। जांच नहीं हुआ तो? जांच नहीं होगा तो अपने राज्य में होगा। हम आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। हाँ। और वहाँ से प्रशासन जो है हम लोग को बॉर्डर पर छोड़ा। वहाँ से प्रशासन हमको यहाँ पर इस जिला में यहाँ तक लाया। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ शासन नहीं देख रहे हैं। 3 दिन आया हो गया, नहीं खाना का टाइम है और जाने की सुविधा भी नहीं मिल रहा है। तमाड़ के सिलकाटी और उलीटी में 2 पावर सब स्टेशन बनकर तैयार हैं। दोनों की टेस्टिंग भी कर ली गई है, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि के टाल मटोल वाले रवैये से अब तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। अगर पावर सब स्टेशन शुरू हो जाते तो लोड शेडिंग की समस्या इस इलाके में खत्म होती। वहीं 100 से ज्यादा गांवों को बिजली मिल सकेगी अगर इसकी शुरुआत होती है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी और नेता इस बात को कई महीनों से टालते जा रहे हैं और लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। तैयार हो गया पावर स्टेशन? हाँ, तैयार हो गया है। कितना दिन पहले बना है? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? हाँ। पूरा कंप्लीट है? कंप्लीट है। अभी चालू क्यों नहीं हो रहा है, कुछ पता है? पता तो नहीं है किसके कारण चालू नहीं हो रहा है, पता नहीं। तिथि तो अभी है, इसका जो बनने वाला था सब पूरा फाइनल बन गया है। सब चेकिंग भी हो गया है। बात है कि ये अफसर लोग के लापरवाही से आज तक बोला कि आज चालू करेंगे, कोई डेट दे रहा है, डेट को भी फेलियर जा रहा है। इसमें से क्या है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि है उन लोग की लापरवाही से ये अभी तक लाइन चालू नहीं हो पा रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपील की है। गोयल ने ट्वीट कर कहा है कि मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि गंभीर रोग से ग्रस्त गर्भवती महिलाएं और 65 से अधिक और 10 साल से कम उम्र के व्यक्ति श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। रेल परिवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। धनबाद में बीसीसीएल के लिए काम कर रही 2 वाहन की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कोयला डंप करने के दौरान सुरक्षा में चूक की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं परियोजना से जुड़े अधिकारी लापरवाही की बात से इनकार कर रहे हैं। रामगढ़ जिला प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आया है। चुटुपाली घाटी में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसी ट्रक में एक प्रवासी मजदूर दब गया, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन प्रशासन यहां संवेदनहीन बना नजर आया। प्रवासी मजदूर का शव ट्रक में 2 दिन तक यूं ही दबा रहा, लेकिन किसी ने इसकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। ना तो शव को वहां से निकाला गया और ना ही इस ट्रक को यहां से हटाया ही गया। जब प्रवासी मजदूर के परिजन उसे खोजबीन करते हुए पहुंचते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि ट्रक दुर्घटनाग्रस्त है और जब वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो इसमें इस मजदूर के दबे होने की बात सामने आती है। आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं। जिला प्रशासन की संवेदनहीनता का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर साफ लगाया जा सकता है।
रात में रांची से फ़ोन किए थे 10 बजे रात में कि मैं सुबेरे चौपारण पहुंच जाऊंगा, तो गाड़ी लेकर आ जाना। गाड़ी लेकर जहाँ गया है आदमी तो वहाँ अभी पहुंचा नहीं। इसी के बीच में पता चला, कोई बताया है कि गाड़ी या पहाड़ी पर, रामगढ़ पहाड़ी पर मतलब दुर्घटना हो गई है। तो हम लोग कल रात में दिन में ही निकले थे, दिन में वहाँ गए जो रामगढ़ अस्पताल गए, वहाँ पता किया, वहाँ एक डेड बॉडी देखे, वहाँ नहीं था हमारा। गए रिम्स में भी नहीं मिला। 5 जन वहाँ गए, ये हम लोग के साथ हुआ कि यहाँ हमारा आदमी चपा हुआ है। जब हम लोग आए तो यहाँ देखे तो मेरा डायरी मिला, बैग मिला, टीवी वो देखो टीवी में है। आदमी लगता है, मेरा शक है कि मेरा आदमी यहाँ से चपा हुआ 2 दिन से हुआ है, लेकिन कोई किसी को फिक्र नहीं है। रामगढ़ जिले का यह चुटुपालू घाटी कहा जाता है, जो मौत की घाटी से ये कुख्यात है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, यह जगह सबसे ज़्यादा डेंजर जोन कहा जाता है। यहाँ पर अकस्मात हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, फिर भी हम यहाँ पर दर्शकों को दिखाने के लिए पहुँचे हैं। यह वही जगह है जहाँ पर 2 दिन तक एक मजदूर का शव पड़ा रहता है और रामगढ़ जिला प्रशासन लापरवाह बनी रहती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 दिनों तक शव पड़ा रहा, मगर रामगढ़ प्रशासन को नींद नहीं खुली। यह प्रशासन कितनी संवेदनशील है, यह इससे साफ जाहिर होता है। जयंत कुमार, न्यूज़ 18, रामगढ़। तो पलामू जिले के मेदिनीनगर नगर क्षेत्र में कुल वार्डों की संख्या 35 है, लेकिन इस कोरोना काल में साफ सफाई को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। कई वार्ड में वार्ड कमिश्नर की लापरवाही सामने नजर आई, तो कुछ वार्डों में सफाई हो रही है, लेकिन वो भी सिर्फ खानापूर्ति मात्र। में कभी आज तक आया ही नहीं देखने, न कोई उसका अफसर लोग आए, न अपने खुद वार्ड कमिश्नर आई, किसी को मतलब नहीं है। चापाकल हम लोग का बगल में खड़ा है, चापाकल खराब है मोहल्ला का, साल भर हो गया। कितना हो जाएगा, डेरा पे कहे हैं तो हो जाएगा काम, हो जाएगा। गर्मी हम लोग तराई कर रहे हैं, पानी बिना, एक दिन नल सप्लाई नहीं आती है, हम पानी बिना तरसते हैं। एक बार भी छिड़काव अभी तक नहीं हुआ है कोरोना काल में। किसी को डर बना हुआ है भैया, लेकिन अभी तो कोई आया नहीं है यहाँ पे, छिड़काव नहीं हुआ अभी तक। साफ सफाई भी देख लीजिए क्या है, कुछ नहीं हुआ है। नाली में एक बार आते, मैंने साल भर में 2 या 3 बार यहाँ नाली साफ होता है, बस नहीं होता। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी मिलने के बाद सिमडेगा में उत्साह का माहौल है। झारखंड प्रदेश हॉकी संघ और जिला हॉकी संघ इस बड़े आयोजन की तैयारी में जुट गया है। सिमडेगा में 10वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन पर मुहर लगने से खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। दिल्ली में 72वीं हॉकी इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की ऑनलाइन बैठक में इस पर फैसला लिया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि हॉकी इंडिया ने सिमडेगा हॉकी संघ के निवेदन पर आयोजन की तारीख में बदलाव कर इसे दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करने का फैसला किया, ताकि सिमडेगा, गुमला, खूंटी और पड़ोसी राज्य उड़ीसा से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इस मौके पर पहुंच सके। जिला में इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन की जिम्मेवारी दी गई है, ये हम सभी सिमडेगा वासियों के लिए एक चैलेंज का है कि हम इसे बेहतर से बेहतर आयोजन करें। कभी भी हॉकी इंडिया से के द्वारा यहाँ आयोजन नहीं हुआ है, ऐसे मैच आंखों देखी देखने को नहीं मिला है लोगों को, और यहाँ होगा तो गांव दूर दराज के जो बच्चे हैं वो भी देखने आएंगे। दरअसल सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी माना जाता है। सिमडेगा जिला हॉकी संघ के सचिव मनोज ने बताया कि जिले से अब तक 100 से ज्यादा खिलाड़ी देश को दिए हैं, जिसमें माइकल किंडो और सिलेवानुस डुंगडुंग जैसे ओलंपियन भी हैं। उधर इतने बड़े आयोजन को लेकर जिला हॉकी संघ ने मैदान में फ्लड लाइट की मांग की है। जो हमारा 20 दिन चलेगा, अगर फ्लड लाइट लग जाता तो कम समय में लगता, तो जिससे आयोजन में कुछ खर्च में कमी आती, और बाकी लगभग ठीक है एस्ट्रोटर्फ में। इस प्रतियोगिता का फाइनल 3 जनवरी 2021 को खेला जाएगा। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर सिमडेगा के ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों में भी खासा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस आयोजन के दौरान उन्हें दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही उनका खेल और उनकी हॉकी उन्हें कुछ सिखाकर ही जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्री राम की रिपोर्ट।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।